नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज आपके सामने जो कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है आसाम नलबारी, ऐसा ही कोई जगह है, वहाँ से आई है। और शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। जय श्री कृष्ण अवश्य लिखा करिए, कार्यक्रम शेयर भी किया करिए और प्रत्येक दिन का कार्यक्रम बिल्कुल देखा करिए। शाम वाले कार्यक्रम में मैंने बनाया था गुरु से सूर्य किस भाव में बैठे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो अवश्य ही जाकर के देख लीजिए। बात करते हैं मिथुन लग्न की कुंडली। अभी लगातार इधर मिथुन लग्न की ही कुंडलियां खाली बन रही हैं। कल सुबह भी मिथुन लग्न की कुंडली थी, उसके पहले भी मिथुन लग्न की ही कुंडली है। ये कुंडली भी मिथुन लग्न की ही है और लग्न के अधिपति बुध 12 में बैठे हैं मंगल और सूर्य के साथ, जहाँ गुरु से और शनि से दृष्ट हैं। लग्न पे केतु की दृष्टि और जन्म कुंडली में मिथुन लग्न की कुंडली के लिए पंचम और 12वें भाव के अधिपति होकर के शुक्रदेव उच्च के होकर के दशम स्थान में। मैंने कल भी जो कुंडली विश्लेषण किया था उसमें भी उच्च के ही शुक्र बैठे थे और वहाँ पे भी वही बात कही थी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अंतर होगा क्योंकि यहाँ शुक्रदेव 29 डिग्री के बैठे हैं और बुध 12वें हैं, लग्नेश 12वें हैं। इस वजह से कई बार मंगल भी 12वें हैं, तो कुछ बुरे परिणाम, कुछ अशुभ, कुछ कमज़ोर, धन हानि के मामले में, कोर्ट केस कचहरी के मामले में, कारोबार के मामले में, व्यापार के मामले में, दाम्पत्य के मामले में, शत्रुओं के मामले में, मृत्यु के मामले में, इन सभी चीज़ों में गड़बड़ी होती है। जैसे मृत्यु कोर्ट केस कचहरी में हो जाए, जेल के अंदर हो जाए, या मृत्यु ऐसे अस्त्र शस्त्रों से हो जाए, धन हानि में चला जाए, बहुत लंबा निवेश किया हो वो नुकसान हो जाए, या धन किसी को दिया हो वो वापस लौटे नहीं, संतान से मतभेद होता है, एजुकेशन में बाधाएं आती हैं। ये क्यों होगा? लग्नेश 12वें मंगल के साथ और शुक्र उच्च के दशम स्थान में। तो व्यक्ति ख्याली पुलाव पकाएगा क्योंकि दशम स्थान में शुक्र उच्च के बैठे हैं। लेकिन उस मंगल पे और बुध पे, मंगल बुध लग्नेश के ऊपर सूर्य और मंगल का प्रभाव तो पापक हो गए, ऊपर से शनि की दृष्टि तो तीसरा पापक ग्रह, लग्न के ऊपर केतु की दृष्टि तो चौथा पापक ग्रह लग्न को देख लिया, और गुरु जो है वो मिथुन लग्न की कुंडली के लिए सप्तमेश होकर के बाधकेश हो जाते हैं, अष्टम भाव में नीच के बैठे हैं, जिनका नीच भंग हो नहीं रहा है, इस कारण से परेशानी है। तो वहाँ पे जो बुध और मंगल सूर्य के साथ 12 में बैठे हैं, ये व्यक्ति के बुद्धि, विनम्रता, व्यवहारिकता, दाम्पत्य में पत्नी का सुख, पत्नी कई बार पहले ही मृत्यु को प्राप्त कर जाती हैं, धन हानि बड़ी लंबी हो जाती है, निर्णय गलत होता है, व्यक्ति अपने ऊपर विचार नहीं करता है, गलत लोगों की मैत्री में जाता है, बुद्धि सही जगह पे नहीं लगाता। तो ये सब इसके कुछ नेगेटिव प्रभाव देखने को मिलेंगे। गुरुवार को जन्मे हैं और गुरु इस कुंडली में नीच के हैं, तो वार का अधिपति अगर नीच का हो जाएगा तो कुंडली को कमजोरी मिल जाती है। ग्रीष्म ऋतु पे मंगल का अधिकार है, सूर्य का अधिकार है। मंगल जो होते हैं वो अगर देखें तो शास्त्रों में इनको भगवान भोलेनाथ के प्रथम पुत्र कार्तिकेय माना गया है, जो देवताओं के सेनापति हैं, क्योंकि इन्होंने तारकासुर का वध किया था, है ना। तो वध करने के कारण इनको देवताओं का सेनापति कहा गया। और ये काफ़ी एक ऐसे देवता हैं जो उग्र हैं, स्वभावगत ये बलिष्ठ हैं दुश्मनों के लिए। बुद्धिमान गणेश जी हैं, बुद्धि के दाता हैं, धन के भी दाता हैं, पर कार्तिकेय भगवान शत्रुओं पर विजय पाने के लिए बड़े आगे रखते हैं। तो मंगल के प्रभाव क्षेत्र के ऊपर भगवान कार्तिकेय का ही प्रभाव रहता है। तो यहाँ अगर लग्नेश बुध के साथ मंगल और सूर्य की युति होगी, शनि से दृष्ट हो जाएंगे, तो जरा सोच के देखिए कि लग्नेश बुध बैठ गए, सूर्य बैठ गए, मंगल देख लिए शनि, लग्न पे केतु का प्रभाव, लग्नेश पे शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव। तो ये जो प्रभाव होगा वो व्यक्ति को अब कमज़ोर बना देता है, या कई बार उसको उसकी प्रवृत्ति पे काम करना होता है, उसको अच्छा बनना है, अभी वो बुरा हो सकता है, अभी उसको बेहतर बनना है और बेहतरीन बनना है। ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, मोह, मात्सर्य, प्रमाद, आलस्य, पाखंड, झूठ, ईर्ष्या, द्वेष और चालाकी, चापलूसी, हठ धर्मिता, लोग प्रायः कुंडली विश्लेषण में ये सब बातें नहीं करते। अब मैं कह देता हूँ, मैं आप लोगों को एक अभी कुछ दिन पहले मैंने अष्टम भाव के गुरु के बारे में किसी जातक की कुंडली पे चर्चा कर रहा था।
तो और जब वो कुंडली शायद राजस्थान या चंडीगढ़ की थी, मैं आप लोगों को अगर होगा तो मैं उनका स्क्रीनशॉट आपको बता दूंगा। व्हाट्सएप पे उन्होंने अपना स्क्रीनशॉट मुझे भेजा था और लिखा था उन्होंने कि गुरुजी जो नब्ज आपने पकड़ी है ना, मैं ऐसा नहीं कहता कि मैं बहुत दिव्य हूँ या ऐसा कुछ, मेरा कहने का अर्थ वो नहीं है, पर कुंडली विश्लेषण के माध्यम से व्यक्ति के चरित्र, व्यवहार, स्वभाव, गुण, दोष सबको पता चल लगाया जाता है और ये बहुत आसान बात है। आमतौर पे आजकल जितने भी कुंडली विश्लेषण होते हैं, कुछ लोग तो करते भी नहीं, बहुत कम ही लोग करते हैं, पर जितने भी होते हैं उसमें सिर्फ धन 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 ही जोड़ा जाता है। मेरे थंबनेल में कल परसों किसी ने और भी कहा था कार्यक्रम थी कमेंट फ़ोन पे कि पंडित जी आपके कार्यक्रम में जो थंबनेल होता है वो सिर्फ धन और सुंदर पत्नी पे केंद्रित होता है, लेकिन उसके अंदर कुछ और ही माल निकलता है, कुछ और ही चीज़ें सीखने वाली मिल जाती हैं। मैंने कहा लोग जो देख करके आते हैं, जो देखना चाहते हैं, वही थंबनेल में लिख देता हूँ, अंदर में कुछ और होता है क्योंकि उनको सीखने को मिल जाए। तो कहने का अर्थ है, तो उन्होंने जो मैंने अष्टम भाव के गुरु के बारे में बात की थी, तो उन्होंने लिखा कि मैंने कुंडली तो कई जगह दिखाई, पर जितनी जगह दिखाई मैंने कुंडली उतनी जगह सिर्फ लोग मेरे प्रशंसा ही करते रहे, पर अष्टम भाव के गुरु के बारे में जो कार्यक्रम में वीडियो में आपने जो नब्ज मेरी पकड़ी है वो बड़ी अद्भुत है। और मैं नहीं सोचता था कि आप मेरे बारे में इतना अंदर तक बता सकते हैं, और वो सारे प्रभाव मेरे जन्म कुंडली के अष्टम भाव के गुरु के कारण आ रहे हैं। तो मैंने कहा ये कुंडली का प्रभाव है, ये मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि मैं किसी के बारे में कुछ क्या ही बता सकता हूँ, पर भगवान गुरु जी की इतनी कृपा है कि कुछ बोलने की शक्ति उन्होंने दे दी है। पर उन्होंने बड़ा ऐसा अच्छा लगा मुझे कि चलो कम से कम व्यक्ति जो है वो इससे ठीक हो रहा है। तो यहाँ पे भी मैं वही बात कहूँगा कि यहाँ सबसे पहले अपने ऊपर काम करने की आवश्यकता है ना। तो दूसरी बात कि शुक्र उच्च के और चंद्रमा केंद्र में, दो शुभ ग्रह केंद्र में जब कुंडली में हो जाते हैं तो ये बड़ा विलक्षण और बेहतरीन बना देते हैं। जब किसी भी जातक की कुंडली के केंद्र में योग कारक ग्रह बैठ जाते हों, पंचमेश, नवमेश, दशमेश, लग्नेश, चतुर्थेश, सप्तमेश, अगर ये ग्रह केंद्र में बैठ जाते हों, कई हद तक तो एकादशवें भाव के अधिपति भी दशम में बैठ जाते हों, नवम भाव के अधिपति लग्न से, पंचम से, नवम से, सप्तम से, दशम से, केंद्र से, त्रिकोण से संबंध बना लेते हों, तो ये व्यक्ति को स्वतः राजयोग बनाने वाला बना देते हैं। और ये, लेकिन मैंने इस पे बहुत पहले ही नहीं बहुत बार कार्यक्रम में बात की है कि ग्रह को विशेषतया भाव में बलि होते देखा जाता है। गुरु, सूर्य, बुध, शुक्र लग्न में, शुक्र चंद्रमा चतुर्थ में, मंगल, शनि और सूर्य दशम में, शनि जन्म कुंडली के सप्तम भाव में, ये भाव में ये ग्रह बली होते हैं। तो चंद्रमा जो यहाँ बैठे हैं ये बलवान हैं, क्योंकि एक तो दिग्बली हैं उत्तर दिशा में, और ऊपर से शुक्र जैसे शुभ ग्रह से दृष्ट हैं, और दूसरे की दो शुभ ग्रह केंद्र में, पंचम भाव के अधिपति उच्च के हो गए हैं, 12वें के अधिपति उच्च के हैं। इसका अर्थ होगा, और 12वें भाव के अधिपति तो नहीं, पर 12वां भाव गुरु से दृष्ट है, पर पाप ग्रह का असर 12वें भाव पे ज़्यादा है। इस वजह से व्यक्ति जेल और कैद और इन सभी चीज़ों में फंस जाता है। उसके मित्र गलत होते हैं, बंदूक, गोला बारूद, अस्त्र शस्त्र, इन सभी चीज़ों से नुकसान होता है। आयु अच्छी होती है, नौकरी भी ठीक ठाक रहती है, पर उसमें भी सामान्यतया कहीं ना कहीं उलझन बनी ही रहती है। और मैंने ये बहुत बार कुंडलियों में देखी है, लगभग जितनी कुंडलियाँ मैंने देखी हैं उसमें जहाँ कहीं भी इस बात को देखा है कि शनि और मंगल का संबंध किसी एक भाव से बन रहा है। जैसे मान लीजिए 10वां भाव है, उस पर शनि की भी दृष्टि पड़ गई, 8वां भाव है या उसी पे मंगल की भी दृष्टि पड़ गई, किसी एक भाव पे शनि भी देख रहे हैं, मंगल भी देख लिए, राहु की भी दृष्टि चली गई, या लग्नेश पे ही शनि मंगल राहु केतु सबका प्रभाव हो गया, या लग्न पे ही शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव हो गया, तो ये बड़ा खतरनाक हो जाता है। फिर आपको चाहे कितनी भी बातें समझा दी जाएं, कितनी भी बातें कह दी जाएं कि नहीं ये इतना है, ये है, पर उस पर विश्वास ना करिए। वो मतलब समझ लीजिए कि सिर्फ आपकी नुक्ता वो जो है वो पूरी की जा रही है, पर वस्तुतः जहाँ कहीं भी जिस भी किसी भाव पे शनि मंगल का प्रभाव होता है तो वो भाव परेशान होता है और उसका नुकसान अलग जातक को उठाना ही पड़ता है। यहाँ पे भी शनि मंगल का प्रभाव है तो ये दिक्कत होगी। अष्टम भाव में गुरु का बैठना ये व्यक्ति के कंसंट्रेशन को, नीच के होने के कारण कंसंट्रेशन, समाधिस्थ, नैतिकता, चरित्र, गुण दोषों को समझने की शक्ति, सत्य असत्य को समझने की शक्ति, व्यक्ति दूसरों का आदर करे, अपने गुरु का अनादर कर दे, माता पिता का अनादर कर दे, माता पिता में से माता की मृत्यु जल्दी हो जाए, ये इतनी सारी चीज़ें नुकसान में जाती हैं। तो हमें कहने का अर्थ है कि हमारी कुंडली में जो ग्रह हमारे, जैसे मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक कार्यक्रम बनाया था कि किसी भी अवस्था में कम से कम 2 शुभ ग्रह का केंद्र में होना आवश्यक है। यहाँ 2 शुभ ग्रह बैठे हैं, इस वजह से कुंडली मेंटेन करेगी खुद को, लेकिन पूर्णतया नहीं।
क्यों नहीं करेगी? क्योंकि गुरु केंद्र में है नहीं, और ऊपर से अष्टम में नीच के हैं, और ऊपर से उस जन्म कुंडली में लग्नेश के ऊपर अष्टम भाव से बैठ करके गुरु देख रहे हैं और शत्रु की राशि को देख रहे हैं। गुरु की शत्रु दृष्टि यहां पड़ रही है। बाधकेश अष्टम में गया, सप्तमेश अष्टम में शनि से दृष्ट। तो ये जो इतनी सारी परेशानी होती है, ये कुंडली को मतलब रिसर्च में लेके जाने वाली, दिक्कत में ले जाने वाली, परेशानी में रखने वाली हो जाती है। ऋण में चला जाए, ऋणानुबंधन, कर्ज में डूब जाना, विपरीत परिस्थितियों का निर्माण हो जाना, षड्यंत्रकारी के द्वारा षड्यंत्र से नुकसान होना, ये सब चीज़ें कुंडली में देखने को मिलती हैं। आगे बता दूं, इनका जन्म होता है शुक्ल पक्ष के एकादशी में। इस वजह से व्यक्ति के पास कम से कम कोई भी ऐसा काम करना चाहिए जहां से उसको रेगुलर धन आय मिलती रहे। अब आप उसमें अपने आप को सुरक्षित महसूस कर लीजिए, जैसे किराए का घर। हालांकि इस कुंडली में गुरु कमजोर है, इस वजह से रेंटल प्रॉपर्टी का योग थोड़ा कम होगा। पैतृक संपत्ति का घर, इस कुंडली में पैतृक संपत्ति का सुख बहुत अच्छा होगा। साथ ही साथ गुरु नीच के हैं तो व्यक्ति धन से कमज़ोर होता है, निर्धन भी होते देखा जाता है। उस गुरु के ऊपर शनि की दृष्टि केतु से केंद्र में, राहु से केंद्र में होने के कारण गुरु का प्रभाव सफोकेट हो रहा है, परेशान हो रहा है, ये एक अलग परेशानी की बात होगी। सिद्धि योग हस्त नक्षत्र, हस्त नक्षत्र में जो लोग जन्मे होते हैं उनके ऊपर, ये नक्षत्र तो वैसे सूर्य का, चंद्रमा का है, पर इसके स्वामी देवता सूर्य देव हैं, सविता। तो ओम सवित्रे नमः, इस मंत्र का प्रत्येक दिन कम से कम 108 बार जप करना चाहिए, और लाल चंदन की माला गले में धारण करनी चाहिए। पीले पुष्प की माला ठाकुर जी को, सूर्य नारायण को या ठाकुर जी को अर्पित करनी चाहिए, कनेर के पुष्प की माला। इसके साथ साथ भगवान सूर्य को घी का दीपक आरती स्वरूप दिखाना चाहिए। तांबे के पात्र का दान करना चाहिए ब्राह्मण को रविवार को, कुछ भी तांबे का कुछ भी दान करिए रविवार को या अमावस्या को या पूर्णिमा को या द्वादशी को। इसके साथ साथ आदित्य हृदय का पाठ प्रत्येक दिन आवश्यक रूप से 3 बार आवश्यक रूप से करना चाहिए। इतना ही नहीं, रविवार को नमक का सेवन बंद करना चाहिए। अपने कुल पुरोहित की पूजा, उनकी आराधना, उनकी सेवा और उनका सम्मान, उनका दान उनको करना चाहिए। अष्टम भाव पर शनि की दृष्टि और अष्टम भाव में गुरु का प्रभाव व्यक्ति को रिसर्चर, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, कला क्षेत्र और भारी सामान जैसे माइंस वगैरह, बिल्डिंग मटेरियल और लोहे का काम आदि क्षेत्रों में। इतना ही नहीं, व्यक्ति कानून की पढ़ाई करने वाला और सीए वगैरह भी बन सकता है। बैंकिंग और प्राइवेट सेक्टर में बैंकिंग से जुड़ करके भी काम कर सकता है। सिद्धि योग वणिज गण, इस वजह से वैश्यवर्ण और देवगण के होने के कारण कहीं ना कहीं व्यक्ति काम को सिद्ध करने की पूरी कोशिश में है और वो जानता है कि उसको व्यापार कैसे करना है। इस कुंडली में व्यापार किया जा सकता है खाने पीने के सामान का, दूध, दही, जो मैंने बातें कही हैं, मशीनरी आदि। इसके साथ साथ कपड़े का भी काम कर सकते हैं, कशीदाकारी, फलों का काम, उसके बाद कृषि संयंत्र हो जाए। बिल्डिंग मटेरियल के साथ साथ आप कीटनाशक का काम कर सकते हैं। इंजीनियर से जोड़ करके कोई काम करना हो तो भी कर सकते हैं। पैतृक संपत्ति और माता की नौकरी से जोड़ करके कोई काम करना हो तो कर सकते हैं। पिता और माता के बीच में मतभेद न हो, आपके कारण इसकी कोशिश सदैव करती रहने की आवश्यकता है। धर्म बल आपकी कुंडली में ठीक है, मंत्र बहुत बढ़िया जपते हैं आप, इस वजह से ये बात ठीक है। पर भाग्य संघर्ष में है, क्योंकि मिथुन लग्न की कुंडली में भाग्येश के साथ साथ अष्टमेश भी होते हैं, 6वें भाव में बैठ रहे हैं। हालांकि आपकी नौकरी और आपका पद कोई छीन नहीं सकता है, पर फिर भी उस पर हाशिया पे वो रहता ही है। अब आपको इस कार्यक्रम के दूसरे फेज में नवांश कुंडली पे लेके आता हूँ। मकर लग्न की कुंडली बनी है नवांश की, वहाँ के लग्नेश शनि शत्रु के घर में बैठ करके शत्रु के साथ उच्च के गुरु के साथ बैठे हैं, और यहाँ पे भी शनि और गुरु का संबंध है। इस वजह से व्यक्ति धर्म में जुड़ा है, उसका धर्म गायब नहीं है, उसकी न्यायप्रियता गायब नहीं है, उम्र अच्छी है, रोग है, स्वास्थ्य में पेट, कफ आदि जनित बीमारियां होती हैं। शनि और गुरु का एक साथ सप्तम भाव में बैठना, नवांश कुंडली के चतुर्थ भाव के अधिपति का नवम में कन्या राशि में केतु से दृष्ट विवाह में हेडक, चिंता, परेशानी और स्वास्थ्य से संबंधित समस्या देते हैं। नवांश कुंडली के भाग्य भाव के अधिपति बुध का दूसरे भाव में नीचाभिलाषी बैठना और वहाँ के अधिपति का सप्तम भाव में बैठना पत्नी को द्रोह करने वाला, झगड़ालू और कई बार वैमनस्व साध करके धन बचाने वाली या धन का संरक्षण करने वाली, अपने और पराये के धन में भेद जानने वाला या समझने वाला बना देते हैं। नवांश कुंडली के 11वें भाव में वृश्चिक राशि के राहु की दृष्टि जन्म कुंडली के सप्तम भाव पे विवाह में मतभेद
परेशानी और कठोरता, लेकिन फिर भी विवाह टूटने का कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि नवांश कुंडली के 6वें भाव में चंद्रदेव फिर भी विराजमान हैं। दूसरे अर्थ में अगर आप देखेंगे तो नवांश कुंडली के 3रे भाव में उच्च के शुक्र के ऊपर गुरु की दृष्टि, जहां के अधिपति शुक्र जहां बैठे हैं उच्च के होकर के वापस उस भाव को देख रहे हैं। इस वजह से यह व्यक्ति अपने पत्नी का संपूर्ण सुख प्राप्त करेगा। लेकिन यहाँ पे कमजोरी होती है, सैया सुख में यहाँ पे पत्नी से मतभेद होता है। पहली पत्नी की मृत्यु पहले हो जाती है, दूसरा विवाह बराबर बाद में करना पड़ता है। पर यहाँ पे सूर्य और केतु और चंद्रमा के ठीक पीछे बैठने के कारण सप्तम भाव का सुख थोड़ा मिल रहा है। लेकिन फिर भी हमें बहुत सावधानी से कुंडली मिलाने के बाद विवाह करनी होगी, नहीं तो दिक्कत होगा। यहाँ पे शनि वृश्चिक राशि में बैठे हैं और इस कारण से कई बार व्यक्ति का विवाह, मतभेद, स्वास्थ्य से कमजोर, ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि लग्न कुंडली में 5म भाव के अधिपति उच्च के हैं और गौर से समझिएगा तो इस भाव के अधिपति नीच के हैं। तो डिस्पोजिटर प्लैनेट जहां शुक्र बैठे हैं उसका अगर कमजोर है तो शुक्र का भी बल कमजोर होगा। यहाँ पे भी अगर 5म भाव के अधिपति की बात करते हैं तो वो उच्च के हैं, शुक्र वर्गोत्तम होकर के बलवान हो रहे हैं, पर इस भाव का अधिपति उच्च का होकर के अपने आप को रिवाइव कर रहा है। मतलब हम संशय से युक्त हैं, डिप्रेस नहीं है। दिक्कत होगी क्योंकि यहाँ पे भी सूर्य राहु केतु के संपर्क में है, राहु की दृष्टि यहाँ पे भी है, उच्च के गुरु बैठे हैं लग्नेश के साथ। इस वजह से विवाह टूटने का कोई खतरा नहीं है, पर पत्नी का स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है क्योंकि लग्नेश जन्म कुंडली में या जन्म कुंडली का जो केतु है वो 9वें भाव को, मंगल जो जन्म कुंडली के सुख भाव के अधिपति हैं वो केतु से दृष्ट होने के कारण पत्नी के स्वास्थ्य में हार्मोनल इशू या कई बार रक्त जनित समस्या विवाह होने के बाद या तो पति को हो या तो पत्नी को हो। इस वजह से उसको हमें रेगुलर चेक कराने की भी आवश्यकता रहेगी। नवांश कुंडली में धर्म है पर कम्युनिकेशन गैप भी है। नवांश कुंडली के 10वें स्थान को पाप कर्त्री लगा है, ये ठीक नहीं होता। लेकिन शुक्र के वर्गोत्तम हो जाने और बलवान होने के कारण कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में सांसारिक सुखों का अंबार लगेगा। दशमांसा कुंडली में केंद्र खाली होना और सिर्फ राहु और केतु का बैठना व्यक्ति के करियर को डमाडोल, कमजोर और परेशान करने के लिए काफ़ी होता है। यहाँ बहुत देर से व्यक्ति के करियर को आगे बढ़ते देखा जाता है। आरंभ में वो किसी के ऊपर आश्रित होकर के काम करता है। इसकी पुष्टि नौमांस कुंडली से भी होगी, लग्न कुंडली से हुई होगी और दशमांसा कुंडली से भी हो रही है, क्योंकि दशमांसा कुंडली के लग्नेश 6वें भाव में नीचा विलासी हो करके बैठे हैं और वहाँ पे दशमांसा कुंडली के 4th भाव में गुरु की राशि बनी है, जहाँ के अधिपति होकर के 8वें भाव में बैठ रहे हैं। इसका अर्थ है कि नौमांस कुंडली के लिए गुरु का ठीक होना व्यक्ति के जीवन में दाम्पत्य के सुख को तो ठीक रख रहा है, लेकिन दशमांसा कुंडली में वापस 4th भाव के अधिपति होकर के राहु से दृष्ट होना, 8वें भाव में जाना, ये परेशान भी करता है। नवांश के बाद दशमांसा कुंडली में लग्न का अधिपति 6वें भाव में केतु से दृष्ट और द्वितीय भाव में मंगल और चंद्रमा केतु से प्रभावित होने के कारण कई बार व्यक्ति को अपने बल पे संपत्ति आगे बढ़ानी पड़ती है। उसको कई बार माता और पिता से बहुत ज़्यादा सुख प्राप्त नहीं होता, धन के मामले में आशीर्वाद प्राप्त होता रहता है। अभी गुरु की दशा है। इस कुंडली में सबसे जो कठोर दशा आएगी वो गुरु और राहु का अंतर 2028 के जनवरी से लेकर के 2030 के जून तक, और काफ़ी हद तक शनि के अंतर में 2030 के जून से लेकर के 33 के जून तक का जो शनि का अंतर होगा ये कष्टप्रद होगा, जहां आलस्य, एकाकीपन, कठोरता, निर्दयता और दयालुता, इन सभी चीज़ों में काफ़ी अंतर होते देखा जाता है। 12वें भाव में सूर्य, मंगल और बुध का लग्न कुंडली में बैठना इस कुंडली को कमज़ोर करेगा, क्योंकि 12वें भाव में न तो मंगल ठीक होते हैं, न तो सूर्य ठीक होते हैं, न तो बुध ठीक होते हैं। ऊपर से इस कुंडली के गुरु भी नीच के हैं और 12वें भाव पे शनि, मंगल, राहु, केतु सबका प्रभाव कहीं ना कहीं प्रभाव को प्रभावित कमज़ोर कर रहा है। इसके साथ साथ इस कुंडली में जो अगर मैं दशाओं की बात करूँ तो चंद्रमा की दशा अच्छी जाएगी। काफ़ी हद तक इस कुंडली में गुरु और सूर्य की भी दशा कमज़ोर जा सकती है। शुक्र और शनि की दशा में शुक्र की दशा थोड़ी बहुत ठीक जाएगी। शनि की दशा में भी दिक्कत दिख रहा हूँ। मंगल की दशा और चंद्रमा की दशा में चंद्रमा की दशा ठीक जाएगी। पर और भी अन्य वर्ग चार्ट के आधार पर बात बता दूं तो शनि, बुध, राहु, केतु और सूर्य की दशाओं में मेहनत थोड़ी बढ़ानी होगी। बाकी चंद्रमा, गुरु, मंगल और शुक्र, इन सब में से गुरु और मंगल की दशा में धन प्राप्त होगा। चंद्रमा और शुक्र की दशा में थोड़ा आलस्य बढ़ेगा। बाकी शनि, राहु, केतु, सूर्य और बुध की दशा में मानसिक शांति मिलती है।
वाहन वगैरह का सुख इस कुंडली में देर से है, पर भूमि में इन्वेस्ट किया जा सकता है, फर्नीचर में भी इन्वेस्ट किया जा सकता है, कपड़ों में इन्वेस्ट किया जा सकता है और सरकारी बॉन्ड में निवेश किया जा सकता है। आगे बढ़कर के और भी अन्य वर्ग चार्ट पे आपका ध्यान अगर लेके आ जाऊं तो अष्टक वर्ग के आधार पे अपने व्यक्तित्व को और भी ज़्यादा बेहतरीन बनाइए। आप बेहतरीन नहीं हैं। इसके साथ साथ धन संचित करने की आवश्यकता है, आपके पास धन आएगा। मेहनत करने की आवश्यकता और भी ज़्यादा है। आप अपने जन्म स्थान पे रह करके धन कमाने की कोशिश करिए। इतना के साथ साथ एजुकेशन पे काम करना है। हमें अपने आप को और भी ज़्यादा विनय संपन्न, बुद्धिमान और श्रेष्ठ बनाने के ऊपर काम करना है। एजुकेशन में बाधाएं इस कुंडली में दिख रही हैं। नौकरी इस कुंडली की ज़्यादा अच्छी रहेगी। दूसरे नंबर पे व्यापार अच्छा रहेगा। प्राइवेट सेक्टर इस कुंडली के लिए ठीक नहीं रहेगा। रिसर्च पे काम करने की आवश्यकता है और भी बढ़ाया जा सकता है। अपने आप को स्टडी में रखिए, कहने का अर्थ है। इसके साथ साथ भाग्य बल इस कुंडली का ठीक होगा। करियर ग्रोथ ठीक है, प्राप्त तो उतना नहीं हो रहा है जितना आप मेहनत कर रहे हैं। बजरंग बली की पूजा भी आवश्यक होगी। विदेश जाने की कोई आवश्यकता इस कुंडली में नहीं है। अब मैं आता हूं इस कुंडली के नक्षत्र के ऊपर। जैसे सूर्य के बारे में अगर मैं चर्चा कर दूं तो आपकी कुंडली में सूर्य जिस नक्षत्र में बैठे हैं उसके आधार पर आपको बुद्धिमान तो बनाना चाहते हैं, पर वो बुद्धि कई बार काम नहीं आती या सिर्फ वो दिमागों में ही है, एक्टिव नहीं हो रहा है। चंद्रमा के बारे में मैंने बात की, आपको थोड़ी बहुत बीमारियां देते हैं, छोटी मोटी बीमारियां देते हैं। हालांकि वो पाचन तंत्र से संबंधित और हड्डियों से संबंधित बीमारी देते हैं, पर आपका हृदय पटल गंदा नहीं है। 2 शुभग्रह केंद्र में बैठे हैं। हम अपने ऊपर थोड़ा बहुत काम कर लेंगे तो हम और भी ज़्यादा व्यवहार कुशल हो सकते हैं। सत्य बोल करके आप मित्रता करिए, असत्य बोल करके झांसे में रख करके किसी को भी फंसाने की आवश्यकता नहीं है। मंगल का प्रभाव आपकी कुंडली में ठीक है, साहस बल पराक्रम ठीक है, लेकिन छोटे भाई बहनों का उत्थान आपके वजह से भी कई बार नहीं हो रहा है। बुध का प्रभाव आपकी कुंडली में जिस स्थिति में है उसके आधार पर आपको कला को समझने वाला पर चापलूस बना रहा है। देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में श्रवण नक्षत्र में, चंद्रमा हस्त नक्षत्र में बैठे हैं। इस वजह से कम आपको पेट का रोगी और शुद्ध भोजन करने का इशारा करा रहे हैं। शुक्र आपकी कुंडली में आपको चंचल बुद्धि का बना रहे हैं। शनि आपकी कुंडली में आपको न्यायप्रिय बना रहे हैं और श्रेष्ठ बना रहे हैं। भाग्य का संघर्ष थोड़ा बहुत भी मिल रहा है। राहु आपकी कुंडली में खर्चीला और जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति देने वाला। लग्नेश के साथ भी मंगल और सूर्य जैसे जो दाहक ग्रह होते हैं तो व्यक्ति को जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति देते हैं। व्यक्ति अपने पैरों पर स्वयं से ही कुल्हाड़ी कई बार अपने कृत्यों से मारता देखा जाता है। शुभ अंक 4 रहेगा। धन कमाने के लिए दिशा इस कुंडली के लिए दक्षिण पूर्व रहेगी। मैत्री तुला कुंभ और मेष वालों से किया जा सकता है। इस कुंडली के आधार पे गुरु की दृष्टि सूर्य और मंगल और बुध पे है। अपने चरित्र के निर्माण पे काम करिए, मौलिकता का अध्ययन करिए, नैतिक तत्वों का पालन करिए। आप चरित्रवान बनने की पूरी कोशिश करिए क्योंकि उसमें कमजोरी भी दिख रही है। कामुक भावनाओं का संचार है मंगल और बुध सूर्य के कारण। गुरु नीच के हैं ना, शुक्र उच्च के हैं, तो काम भाव ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके साथ साथ इस कुंडली में नक्षत्र के आधार पे बात करें तो हस्त नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र, मृगशीरा, रोहिणी, पूर्वा भाद्रपद, आर्द्रा, उत्तरा भाद्रपद, उत्तराषाढ़ा, ये नक्षत्र किसी भी काम को करने के लिए ठीक रहेंगे। दिन शुक्रवार का, रंग हरा और सफ़ेद बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ ये इतनी सारी चीज़ें जब 2028 से लेकर के 33 तक की दशा आएगी तो 2028 के जनवरी में ही आपको लाजवर्त पहनना होगा चांदी में, दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में। अभी फ़िलहाल के लिए आप चाहें तो सफ़ेद पुखराज भी पहन सकते हैं या फिर पीला पुखराज भी पहन सकते हैं। इसके अतिरिक्त सबसे ज़्यादा बढ़िया तो इस कुंडली के लिए पीला पुखराज ही रहेगा। मोती भी धारण किया जा सकता है इस कुंडली में। बाएं हाथ की मध्यमा उंगली में, सोने में धारण कर सकते हैं या चांदी में भी धारण कर सकते हैं। हालांकि चांदी में ही कहूँगा, अगर सोने में धारण करना होगा तो दाहिने हाथ में धारण करिएगा। इसके अतिरिक्त गुरु से दीक्षित होइए, गुरु मंत्र लीजिए और प्रत्येक दिन गीता जी के 5वें अध्याय का पाठ करिए। कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करना चाहिए। अगर कुछ भी शुभ कार्य करना हो तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं शुक्र के साथ चंद्रमा की दशा का। यात्रा करनी हो, दूर जाना हो, ट्रांसफ़र करना हो, जगह परिवर्तन करना हो तो शनि और केतु के दशा को देख सकते हैं। नौकरी बदलनी हो तो भी इन दशाओं को देखा जा सकता है। धार्मिक कृत्य, मांगलिक कृत्य और तीर्थ यात्रा आदि करनी हो तो आप गुरु और मंगल की दशा का इस्तेमाल कर सकते हैं। दाम्पत्य और पत्नी से संबंधित अगर कोई भी निर्णय लेना हो तो चंद्रमा और गुरु की दशा का इस्तेमाल किया जा सकता है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।